बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं। उसी खबर को अगर आप यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो आपसे 3, 4 या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है, लेकिन केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दी जाती है उसी खबर को। तो अभी ये प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना आपको जरूरी है क्योंकि इसमें आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। ईद का इंतजार कर रहे लोगों को एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल कल 9 अप्रैल को सव्वाल का चांद नहीं हुआ है, जहां ऐसे में 30वां रोजा 10 अप्रैल को होगा, यानी कि आज, और ईद कल 11 अप्रैल को होगी। मरकजी चांद कमेटी फरंगे महल के सदर काजी ए शहर मौलाना खालिद रशीद फरंगे महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल 2024 को सव्वाल का चांद नहीं हुआ है, इसलिए आज 10 अप्रैल 30वां रोजा है और ईद उल फित्र 11 अप्रैल 2024 को होगी। जहाँ ईदगाह लखनऊ में ईद उल फित्र की नमाज 11 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे होगी। वहीं पर दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने ऐलान किया है कि ईद का चांद 9 अप्रैल को नजर नहीं आया। ऐसे में 11 अप्रैल को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों बिहार में चुनावी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की किडनी पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य करेज बटोरने की कोशिश कर रही है। उनके भाई ना नौकरी करते हैं और ना बिजनेस, लेकिन 350 करोड़ के मालिक हैं। सुहेली मेहता ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी और जान बचाई। भगवान करे कि लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहे। हालांकि जिस तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है और घर घर जाकर ये कह रही है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, मुझे वोट दें, मेरी जैसी बेटी सबको होनी चाहिए, तो फिर ये राजनीतिक हथकंडा है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक हथकंडा अपनाया है, तो फिर अब ये जांच का विषय हो गया है कि उन्होंने किडनी दी है या नहीं। दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने बिहार में 22 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सारण से रोहिणी आचार्य, पूर्णिया से बीमा भारती, बक्सर से सुधाकर सिंह, पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती, वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। हालांकि पार्टी ने सीवान सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। फिलहाल इस सीट पर मंथन जारी है। अभी हम आपको बताएंगे कि आरजेडी ने किस उम्मीदवार को कहां से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दी है। ये फाइनली जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आई है। जब पहले कयासों का दौर चल रहा था, लेकिन आरजेडी की तरफ से आधिकारिक ये घोषणा कर दी गई है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर किसको कहां से प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गया लोकसभा सीट से। तो गया में कुमार सर्वजित पासवान को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण से रोहिणी आचार्य, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, सुपौल से चंद्रहास चौपाल, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, अररिया से शहनवाज आलम, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से श्रीमती अनीता देवी महतो, उज्जैरपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, शिवहर से श्रीमती रितु जायसवाल, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ईद और नवरात्रि के दौरान शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के हो रहे विवाद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नौकरशाही को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को बयान जारी करके कहा है कि सरकार में बैठे शीर्ष कर्णधारों की प्रशासनिक निष्क्रियता, कार्य के प्रति अरुचि और फिर सार्वजनिक संवाद की अनिच्छा किसी की से छिपी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शीर्ष नौकरशाही द्वारा निरंतर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना के कारण बीते 4 महीने से स्कूल टाइमिंग और फिर पर्व त्योहार की छुट्टियों में आंशिक बदलाव के एक छोटे से आदेश का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कितना शर्मनाक और दुखद है कि सीएम द्वारा सदन में विधायकों को भरोसा देने के बावजूद भी स्कूल टाइमिंग को लेकर के उनके अधिकारी उनकी ही नहीं सुनते हैं। जब सोचिए सीएम की ही जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम आदमी और फिर विधायकों की क्या सुनवाई होती होगी। जब शिक्षा विभाग महीनों से इसी से उलझता है।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में लापरवाही को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के लापरवाह शिक्षकों पर डंडा चला है। जब बिहार से सरकारी स्कूलों के 1400 हेडमास्टर का एक दिन की सैलरी काट दी गई है। जब कहा जा रहा है कि इन शिक्षकों का एक माह का वेतन भी काट सकता है। पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जब मामला मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन हेडमास्टरों ने अपने अपने स्कूलों से मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं दिया है। समय से रिपोर्ट नहीं पेश करने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद करने का आदेश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि किस परिस्थिति में रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, इसमें प्रधानाध्यापकों की लापरवाही तो है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर पास होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत BA, BSc, BCom, मेडिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, BSc, नर्सिंग, BEd, MTech, MBA, MCA, एग्रीकल्चर आदि की पढ़ाई के लिए ये लोन उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सरकार छात्र छात्राओं को रहने, जीवन यापन, पठन पाठन, लेख सामग्री क्रय के लिए हर साल 10,000 रुपए भी देती है। जहां वहीं पर तकनीकी पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 35,000 रुपए भी देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.satnischay-yuva-mission.bihar.gov.in/। इस पर जाकर के बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जरिए जानकारी लें और फिर दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अजब गजब आदेशों से निरंतर चर्चा में रहने वाले बिहार का शिक्षा विभाग अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को चुनौती देने लगा है। जब सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से खबर सामने आई है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को 10 और 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन छुट्टी दिया गया है। जब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर सोमवार की रात ये सूचना जारी की गई। इसे शिक्षा विभाग के प्रेस नोट के तौर पर जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि शिक्षा विभाग के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों की आने वाले ईद और रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। अतः 10 और 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर छुट्टी घोषित किया गया है। आपको बता दूं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों अपनी सख्त कार्यशैली और फिर तुरंत एक्शन लेने वाले शिक्षा विभाग के ACS के पाठक का नया फरमान अब बच्चों पेरेंट्स के लिए नई मुसीबत बन गया है। के पाठक के नए आदेश के मुताबिक अब जिस पंचायत क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें उसी पंचायत में नामांकन कराना होगा। इस आदेश को लेकर के बच्चों के अभिभावकों को मुश्किल में डाल दिया है कि उनकी पंचायत में जो हाई स्कूल है वह ज्यादा दूरी पर है, जहाँ करीब 5 किलोमीटर तक है, और जो स्कूल घर के नजदीक है वह दूसरे पंचायत में आते हैं, जिसके चलते पास वाले स्कूल में एडमिशन अभिभावकों की मजबूरी है। आपको बता दूं कि लेकिन शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक अगर बच्चे दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में नामांकन करवाते हैं तो उन्हें पहले अपने पंचायत के स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा या फिर DEO से प्रमाणित कराना होगा। इसके बाद ही दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन लेना मुमकिन होगा। इस नए आदेश के चलते कुछ बच्चे दूर के स्कूलों में एडमिशन कराने के मजबूर हैं, तो फिर वहीं पर कुछ पंचायतों के चक्कर काट करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए घूम रहे हैं। के पाठक के नए आदेश में एक और प्रावधान है कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक को बैठक करनी होगी, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स, टोला सेवक, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी सेविका और स्कूल की सहायिका भी मौजूद रहेंगे। इन सब की जिम्मेदारी अनामांकित बच्चों की खोज करके उनका नामांकन कराने की है। 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चों का नामांकन कक्षा 1 में करने को कहा गया है। विभाग ने कहा है कि कक्षा 1 से 4 और फिर 6 से। दोस्तों बिहार की सियासत में आरजेडी की राजनीतिक इमारत भी यूपी में सपा यानी कि समाजवादी पार्टी की तरह मुस्लिम यादव की नींव पर खड़ी हुई है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव MY की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी के कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम माने जाते हैं, लेकिन यादव को उनके आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी दे रही है, जहाँ आरजेडी से करीब 8 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय से मात्र 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। मधुबनी सीट से अली अशरफ फातमी, तो फिर वहीं पर अररिया सीट से शाहनवाज आलम। जहां पर यादव उम्मीदवारों की संख्या 8 है तो वहीं पर मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या मात्र 2 है। तो यहाँ पर कैसे ये MY समीकरण हुआ, किस बात का MY समीकरण हुआ, ये तो समझने वाली बात है। हालांकि आरजेडी इससे पहले तक बिहार में 4 से 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन पहली बार है जब मुसलमानों को टिकट देने से बच रही है। आपको बता दो कि सीवान से शहाबुद्दीन चुनाव लड़ते रहे हैं, तो फिर अररिया से तस्लीमुद्दीन सांसद रहे। इसके अलावा दरभंगा से अली अशरफ फातमी और फिर बेगूसराय से तनवीर अहमद चुनाव
लड़ते रहे हैं। वहीं पर शिवहर से भी 2019 में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने मुस्लिम कैंडिडेट मात्र 2 उतारे हैं, अली अशरफ फातमी और शाहनवाज आलम को। दोस्तों, मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है कि इस हफ्ते लू से राहत रहेगी और फिर तापमान भी कंट्रोल में रहेगा। एक बार फिर से आने वाले 2-3 दिनों में बारिश होगी, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। 10 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि आज से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इस वजह से बिहार के मौसम में भी बदलाव होने की संभावना है। एक बार फिर से 11 और 12 अप्रैल को बारिश होने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि 11 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 12 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और फिर पूर्णिया में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू परिवार पर जमकर के हमला बोला। जब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लालू परिवार अपने परिवार के आगे कुछ सोचता है क्या? लालू प्रसाद की पार्टी केवल और केवल परिवारवादी ही है, उनके सामाजिक न्याय का केवल दिखावा है। रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं खुल के बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी के एक साधारण गरीब यादव कार्यकर्ता या फिर विधायक की कितनी पूछ है। हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता मोहन यादव मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहाँ तो बस लालू जी है। जहाँ उसके बाद राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, उनका सामाजिक न्याय दिखावा है। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए कहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ईमानदारी से तेजस्वी जी, आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी क्या? ईमानदारी से बोलेगा, आपका प्रधानमंत्री कौन है? न सरकार बनने वाली है, न ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का पता है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवार, पीएम उम्मीदवार का चेहरा सामने नहीं किया है, जिसे लेकर के सत्तापक्ष के लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि मोदी के सामने कौन? एक सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि उनको सद्बुद्धि आई है। राम के दरबार में वे जरूर जाएं। राम तो सबके हैं, लेकिन प्रभु राम ये भी समझते हैं कि राम की ईमानदारी से भक्ति कौन करता है और फिर चुनावी भक्ति कौन करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है, लगातार हमलावर रहते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा। जी हां, मंगलवार को एक बार फिर से उन्होंने विकास के मामले पर सरकार को घेरा और लोगों से कहा कि मंथन करें कि 10 सालों में कितना विकास हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाला। उसमें उन्होंने कहा कि वे बोलते हैं कि देश का चुनाव है। अरे भाई, ये बताओ कि देश गाँव, जिला और फिर प्रदेश से ही न बनता है। जब तक हमारा गाँव, जिला, क्षेत्र और प्रदेश ही खुशहाल, समृद्ध और फिर विकसित नहीं होगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? तेजस्वी यादव ने लिखा है कि इसलिए अपने क्षेत्र के मुद्दे की बात करिए। 10 वर्षों में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? महंगाई, बेरोजगारी और फिर गरीबी से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पर मंथन करिए। आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखने से ही देश आगे बढ़ेगा। आपको बता दूं कि बिहार की महागठबंधन सरकार में टूट के बाद से नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। साथ ही इस क्रम में वे 17 महीने में महागठबंधन की सरकार में राजद मंत्रियों के काम का क्रेडिट भी लेते हैं और नौकरी रोजगार का सारा श्रेय महागठबंधन सरकार को देते हैं। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर के निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग आरक्षण के नाम पर पहले पति पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं और फिर बाद में बेटे को डिप्टी सीएम बना देते हैं। सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। यह सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेलते थे, वे वहाँ पानी ढोने का काम करते थे। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने क्रिकेट में पानी ढोने वाले को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया है। वे वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पर भी हमला बोला। तेज प्रताप यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका दूसरा बेटा हरे राम करते रहता है, जब उसे मंत्री बना दिया गया। रोहिणी आचार्य को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक बेटी सिंगापुर से सीधे चुनाव लड़ने के लिए आती है, जब वहीं पर मीसा भारती पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि एक बेटी बार बार चुनाव हारती है, जिसके बाद उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है। दोस्तों, बिहार के नालंदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटे ने पुलिस को बुला करके अपने पिता को ही गिरफ्तार करवा दिया। यह घटना बीते सोमवार शाम की है। ये पूरा मामला हिलसा थाना क्षेत्र के केशवपुर मिल्कीपर गांव का है। फिलहाल पुलिस ने बेटे की शिकायत पर पिता जितेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर क्यों बेटा ने पिता को गिरफ्तार करवाया। बताया जाता है कि पिता पुत्र में अक्सर पैसों को लेकर के विवाद होता था। जहाँ सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद बेटे ने पिता को जेल भेजने के लिए पुलिस को
फोन कर दिया। जब कहा कि उसके पिता के पास हथियार और कारतूस है, जब वह उसे मारना चाहते हैं। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और फिर घर के दरवाजे से ही पिता को गिरफ्तार कर लिया। जहाँ पिता के पॉकेट से एक जिंदा कारतूस भी मिला है, वहीं पर दूसरी ओर पिता ने बेटे पर ही फंसाने का आरोप लगाया है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस थाने ले गई तो फिर पिता ने कहा कि ये कारतूस उनके बेटे के हैं, क्योंकि बेटे से विवाद हुआ है। वे तो घर से बाहर भी नहीं गए थे, जब उनके पॉकेट में कारतूस कैसे आया ये उन्हें नहीं पता। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले बिहार पुलिस की रडार पर होंगे। जहां अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में अगर आप कुछ भड़काऊ पोस्ट करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आप भी जेल की हवा खा सकते हैं। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर उल जलूल बातें तथा किसी भी भावना को आहत करने पर कार्रवाई तय है। ऐसे लोगों की पहचान करके कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU में सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से गठित इस इकाई ने अब तक ऐसे 28 संवेदनशील मामलों को दर्ज किया है। इनमें छानबीन के बाद 3 मामलों में FIR दर्ज की गई है। एक मामला नालंदा, दूसरा पटना के कोतवाली थाने में, जबकि तीसरा EOU में दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसमें नफरती कुछ भाषण लिखते हैं, बयान लिखते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, समझ जाइएगा आप। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से संभावनाओं को लेकर के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में एक नई पार्टी के लिए असीम संभावना है, क्योंकि लालू प्रसाद या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व एवं लगभग समान विचारधारा वाले दलों के गठबंधन के 35 साल से शासन के बाद बिहार में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। दरअसल प्रशांत किशोर की ये टिप्पणी तब आई जब बिहार में जारी उनकी जन स्वराज यात्रा अगले 1 साल के उत्तराधार में विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक दल के गठन के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक बार दल का गठन होने पर हर चुनाव लड़ाया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या बिहार में 2 मजबूत क्षेत्रीय दलों लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के अलावा भारतीय जनता पार्टी, वाम दल और फिर कांग्रेस की मौजूदगी के बावजूद भी एक और राजनीतिक दल के लिए जगह है। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में अन्य यहाँ पर नई पार्टियों के लिए अधिक जगह है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लगभग 35 सालों से बिहार में लालू और नीतीश के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, गठबंधन बनते रहते हैं और फिर इन दोनों की विचारधारा कमोबेश समान है। सामाजिक न्याय, समाजवाद और फिर जंगल राज जैसे मुद्दा इन लोगों के बीच छाए रहते हैं, वर्षों से छाए हुए हैं। बिहार में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। इन 35 सालों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो फिर काफी संभावना है। RJD बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। इसी कड़ी के तहत पिछले 17 महीने में लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जहाँ आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 17 वर्षों के कार्यकाल और उनके 17 महीने के कार्यकाल में आसमान जमीन का अंतर है। इस दौरान विकास के कई कार्य किए गए और फिर 4 लाख से ऊपर युवाओं को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर भारी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, खुशहाल बिहार का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 सालों तक राशन देने की घोषणा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की ओर से राशन के साथ केरोसिन और फिर चीनी भी दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार ने केरोसिन और चीनी देना बंद कर दिया है। इस कारण गरीबों को बाजारों से चीनी और फिर केरोसिन ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार में ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों के ईद और रामनवमी पर छुट्टी को लेकर के भारी सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही निर्देश दिया है कि ईद पर 10 और 11 अप्रैल, वहीं पर रामनवमी पर 17 अप्रैल को छुट्टी होगी। नीतीश कुमार ने ये छुट्टी देने के लिए कहा है इन तारीखों पर। इस संबंध में एक प्रेस नोट भी सोमवार को जारी हुआ, मगर के पाठक के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसे फर्जी बता दिया और कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पर मंगलवार को ही दोपहर में के पाठक के विभाग से ही एक नया आदेश आया, जहाँ शिक्षा विभाग के तहत आने वाली SCIRT ने सभी सस्पेंस को दूर करते हुए कहा कि 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होगा। इस दिन ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि 10 अप्रैल को अवकाश नहीं रहेगा, इस दिन प्रशिक्षण जारी रहेगा। सिर्फ 11 अप्रैल को ही छुट्टी रहेगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश भर में कुल 7 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। हाजीपुर में मतदान के 5वें चरण में यानी कि 20 मई को में चुनाव होगा। एनडीए ने लोजपा रामविलास से चिराग पासवान को हाजीपुर से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन ने हाजीपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान तक नहीं किया है। इस संबंध में जब चिराग पासवान से बात की गई तो फिर उन्होंने कहा कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन महागठबंधन ने हाजीपुर में अभी तक कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये लोग अभी तक प्रत्याशी
प्रत्याशी तक तय नहीं कर पाए हैं। जहाँ ये इनका इंटरनल मैटर होगा। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि हाजीपुर से महागठबंधन को कोई भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है या फिर गठबंधन में कुछ नाराजगी चल रही होगी। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को ये लक्ष्य दिया है कि बिहार की सभी 40 की 40 सीट और देश भर में 400 सीटें जीतनी है। ये इसे कैसे हासिल होगा, इस संबंध में हमारी उनसे बातचीत हुई है। जब बीते दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और यही कारण है कि बार बार बिहार आ रहे हैं। इस बार हम उन्हें शॉकिंग रिजल्ट देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अब तेजस्वी यादव को इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार क्यों आ रहा है। जब उनको ये बात बता दूं कि वे एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो मेहनत करने से पीछे नहीं रहते हैं। एक दिन में 4-4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बिहार ही नहीं बल्कि हर राज्य को उतना ही समय दे रहे हैं। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार है तो दूसरी ओर महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती है। वहीं पर चुनावी मैदान में पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय से। पप्पू के आने से चुनावी दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती ने तो पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि जानबूझकर के साजिश के तहत हुए, यानी कि पप्पू यादव बीजेपी का एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। बीमा भारती ने आगे कहा है कि पप्पू यादव महागठबंधन को हराने के लिए जिस तरह से साजिश रचने का काम किया है, यह अच्छा नहीं लगता है। जब पूर्णिया जिले में महागठबंधन नुकसान पहुंचाने के लिए वे बीजेपी का एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, वे महागठबंधन को हराना चाहते हैं। इससे पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव को बीजेपी की बी टीम कह दिया था। जहां पप्पू यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव पर खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ए टीम या बी टीम क्या बोलूं, वे लोग तो हर जगह बाहर से लाकर के कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा कि जो आदमी मुकेश सहनी को कभी तरजीह नहीं दिया है, उनको भी साथ ले आए। हालांकि उनको भी सम्मान नहीं दिया गया। मुकेश सहनी दरभंगा मांग रहे थे और उन्हें दूसरी सीट दे दी गई। दोस्तों अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है, लेकिन अभी से ही बिहार की 40 से अधिक नदियां सूख चुकी है। यह 40 से अधिक नदियां बिहार की पानी नहीं है। बिहार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिहार की अन्य नदियों में भी पानी की मात्रा तेजी से घट रही है। अब बिहार की कुछ बड़ी नदियों के कुछ हिस्सों में ही पानी दिख रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिहार के अन्य स्रोतों जैसे कि जलाशयों और फिर नहरों से भी पानी गायब हो रहा है। साथ ही साथ भूजल स्तर भी गिर रहा है। बिहार जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 8 अप्रैल को कहा कि बिहार के अधिकांश जलाशय पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। या कुछ जलाशय जो सूख गए हैं उसमें डेड स्टोरेज लेवल तक पहुंच गए। ये एक बुरी संकेत है क्योंकि सिंचाई के लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं है। जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के किसी भी जलाशयों में 50% पानी नहीं है। केवल कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय में 47% पानी है। आपको बता दो कि बांका, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले में जलाशयों के सूखने का मतलब है कि किसान और फिर पशुपालक जो पूरी तरीके से उनमें इकट्ठा पानी पर निर्भर है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि अब तक बिहार में 23 जलाशयों में से 5 सूख गए हैं और 16 जलाशयों में 10% से भी कम पानी बचे हैं। 40 से अधिक नदियों में पानी नहीं है। वहीं पर अन्य नदियों में पानी में भारी कमी आई है। जब भूजल स्तर गिरने के कारण हैंड पंपों के सूखने की खबरें आ रही है। ये सब आने वाले दिनों में पानी की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। दोस्तों एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी से हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं है। जी हाँ, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है। आपको बता दूं कि बिहार के गया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें कही है। तेजस्वी यादव कुमार सर्वजित के समर्थन में आरजेडी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे कुमार सर्वजित के समर्थन में तेजस्वी यादव ने गया में ये बातें कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुमार सर्वजित को हमने टिकट दिया है। एनडीए ने अपना प्रत्याशी जो उतारा है वह पहले हमारे साथ थे, अभी एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। जीतन राम मांझी के बारे में तेजस्वी यादव बातें कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 साल से नरेंद्र मोदी पीएम है। गया के लिए सवाल पूछने आए हैं, जहां आपके जिले और फिर गांव के लिए मोदी क्या किया है बताइए। जब 5 साल में सिर्फ चुनाव के समय में मोदी आएंगे, मोदी कहते हैं कि देश का चुनाव है, लेकिन हम कहते हैं कि गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश विकास नहीं करेगा तो फिर देश कैसे विकास करेगा। गया में तेजस्वी यादव ने शिक्षा से लेकर के बेरोजगारी और फिर पलायन पर भी सवाल उठाया है। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, विपक्ष में है, सवाल पूछने का अधिकार है, जनता को भी ये अधिकार है। मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। जहां हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, जब 17 महीने में इतने लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो फिर 5 साल में सोचिए कितने को नौकरी देने का हम काम करेंगे। 10 साल में मोदी ने हजारों में भी सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया है।
दोस्तों पूर्णिया में खेला जबरदस्त होने वाला है, जहां क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर महागठबंधन से बीमा भारती चुनाव लड़ रही है। आपको बता दूं कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन महागठबंधन में शामिल है। इसी बीच बीमा भारती का दावा है कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन उनके चुनाव प्रचार में आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, उनके पक्ष में पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब ऐसे में रंजीता रंजन के सामने बड़ी पेशोपेश की स्थिति है कि अब वो पप्पू यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल हाल ही में कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी द्वारा कई बार पप्पू यादव को दबाव बनाया गया है कि वे अपना नामांकन वापस ले लें, लेकिन आखिरकार पप्पू यादव अपना नामांकन वापस नहीं लिया और चुनाव लड़ने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। जहां आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें कैसी छाप मिला है, वे जन जन का छाप है। जब पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली से लेकर के पटना तक सबने उसको धोखा दिया है, लेकिन जनता पर उन्हें विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन देकर के जिताएगी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और राज्यसभा सांसद है, जहां उन्हें अपनी पार्टी और फिर गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, उनके प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। जब वहीं पर इस बात से पूछे जाने पर कि पूर्णिया के राजद की प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन समेत कांग्रेस के और महागठबंधन के कई बड़े बड़े नेता आएंगे। जहां उन्होंने पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे भाजपा की बी टीम बनकर के और भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वे महागठबंधन के प्रत्याशी को पूर्णिया में हराना चाहते हैं। उन्होंने पप्पू यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। जहां आपको बता दूं कि पहले ये जनसभा 7 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन बाद में फिर इसको तिथि बढ़ा करके 9 अप्रैल की गई। 9 अप्रैल से अब 10 अप्रैल को की गई है। आज 10 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे बिहार के गया जिला में। जहां अपने बिहार दौरे पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और फिर कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। उसमें वे सहयोगियों को चुनावी रणनीति के नए गुर सिखाएंगे और बिहार में प्रचार अभियान की वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। जनसभा स्थल का चयन सोच समझ करके हुआ है। आपको बता दें कि गुरारू प्रशासनिक रूप से गया जिला का भूभाग है और संसदीय रूप से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का अंश है। जहां अमित शाह यहां से एक साथ दोनों संसदीय क्षेत्रों यानी कि गया और औरंगाबाद को साधेंगे। इन दोनों क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ मंच पर बिहार के एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता विराजमान होंगे। बिहार में स्मार्ट सिटी शहरों की परियोजनाओं में तेजी आएगी। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर शहरों को सहायक अनुदान के रूप में 93 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है। जहां इसकी निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में करने की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। जब विभागीय जानकारी के अनुसार सर्वाधिक सबसे ज्यादा 49 करोड़ रुपए का सहायक अनुदान भागलपुर स्मार्ट सिटी को दिया गया है। इसके बाद पटना को 22 करोड़ जबकि मुजफ्फरपुर को 21 करोड़ रुपए की अनुदान निकासी की स्वीकृति की गई है। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पिछले माह मार्च में राशि प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यांश मद में बजट उपलब्ध के अभाव के कारण योजना मद में केंद्रांश के विरुद्ध अनुपातिक राज्यवास की राशि इस वित्तीय वर्ष में निकासी की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव की बेटी जो अभी सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, रोहिणी आचार्य, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जवाब दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था। रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश जी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भूल गए क्या, जब वे रेपिस्ट और भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कहा था कि वे पानी पिला पिला करके डिप्टी सीएम बन गए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि वे क्या करता था सबको पता है, फेंकू है। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि जितनी ताकत लगाना है लगा लो, चुनाव हम जीतेंगे। ईडी सीबीआई जिसकी ताकत लगानी है लगा लो। वहीं पर आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि 2005 से पहले कुछ था क्या, जब लोग शाम में घर से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और फिर काम के बल पर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन लोगों ने तो कोई काम किया ही नहीं है, हमारे काम का श्रेय लिया जा रहा है, लेकिन जनता सब जानती है हम लोग चुनाव जीतेंगे। दोस्तों आज मौसम के बारे में अगर बात की जाए तो बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। जब दिन में धूप निकलेगी वहीं पर बिहार में पिछले एक हफ्ता से चल रही गर्म हवा से आज थोड़ी राहत मिली है। अगले 4 दिन और राहत मिलने की संभावना है। आपको बता दूं कि सोमवार को मधुबनी जिला सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगले 48 घंटे तक बिहार में हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। जब फिलहाल लू चलने की आशंका नहीं है। जब वहीं पर बिहार में दिन के तापमान में अगले 4 दिन तक गिरावट आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल और उसके बाद 13 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उन दिनों उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर जावेद आजाद, मास्टर मुजाहिद आलम और अख्तरुल ईमान के पास कितनी संपत्ति है और इन सब में कौन सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जावेद आजाद सबसे ज्यादा पैसा वाला है, जहां उनके पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। डॉक्टर जावेद आजाद के पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आपने सही सुना। हम इन दोनों के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि डॉक्टर जावेद आजाद इन सभी प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। जी हाँ, ये अपना हल्फनामा में ये दायर किया है। ये हल्फनामा दायर किया है जब अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, तो वहां पर यह हल्फनामा दिया है कि इनके पास इतनी संपत्ति है। आपको बता दें कि हल्फनामा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे लोगों को मालूम चले कि उनके जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कितने दौलतमंद है, उनके पास कितनी संपत्ति है। और बाकी सरकारों को भी इससे काम आता है, क्योंकि अगर इनके पास अभी 10 करोड़ की संपत्ति है तो आगे चल करके अगर 20 करोड़ हो जाएगी तो फिर उसका हिसाब तो देना पड़ेगा कि 10 करोड़ से 20 करोड़ कैसे हुआ है और 10 करोड़ रुपए कहां से आया है, कहीं ये ब्लैक मनी तो नहीं है। इसलिए ये हल्फनामा दिया जाता है। तो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर ये तीनों प्रत्याशी के पास दिया जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे कि आखिर ये तीनों प्रत्याशी के पास कितनी दौलत है। आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीनों प्रत्याशी गरीबों का हितैषी बता रहे हैं कि हम गरीबों का हितैषी हैं, हमें वोट दीजिए। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट से 3 दल के प्रत्याशी ने दावा पेश कर दिया है। इसमें कांग्रेस की ओर से डॉक्टर जावेद आजाद, AIMIM की ओर से अख्तरुल ईमान और जदयू की ओर से मास्टर मुजाहिद आलम प्रत्याशी बनाए गए हैं। इन सभी उम्मीदवारों ने अपनी चुनावी हल्फनामे में संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसमें सबसे अधिक संपत्ति मौजूदा सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद के पास है। दायर हल्फनामे के अनुसार डॉक्टर जावेद आजाद के पास नगद, जेवरात और फिर अन्य निवेश सहित कुल 3,98,0392 रुपए हैं। वहीं पर उनकी पत्नी के पास नगद, बैंक बैलेंस, जेवरात और फिर अन्य निवेश सहित कुल 3,38,70,551 रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा इनके नाम पर 6,70,00,000 और फिर पत्नी के नाम पर 1,90,00,000 रुपए की जमीन निबंधित है। अब बात करेंगे कोचाधामन के पूर्व विधायक, अमोर के मौजूदा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बारे में कि आखिर अख्तरुल ईमान के पास कितनी संपत्ति है, वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो आपको बता दें कि AIMIM प्रत्याशी अख्तरुल ईमान ने अपने चुनावी हल्फनामे में बताया कि उनके पास नगद और बैंक बैलेंस मिलाकर के कुल 28,77,780 रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास नगद, जेवरात, बैंक बैलेंस सहित कुल 22,82,694 रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास 77 लाख रुपए की जमीन है और उनकी पत्नी के पास 19,75,000 रुपए की जेवरात भी है। आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान भी अपने गरीबों का हितैषी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गरीबों का हितैषी हम ही है, क्योंकि हम ही गरीबों की आवाज विधानसभा में जाकर के रखते हैं और लोकसभा में रखने वाले हैं। आप हमें वोट दीजिए। अब बात करेंगे मास्टर मुजाहिद के बारे में। जहाँ मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि कोचाधामन के पूर्व विधायक है और मौजूदा जदयू जिला अध्यक्ष है और बाकी अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जदयू की टिकट से। तो आपको बता दें कि जदयू उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने चुनावी हल्फनामे में उनके पास नगद, बैंक बैलेंस जमा है, जहां LIC और फिर जेवरात सहित कुल 60,64,000 रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास 50,000 रुपए नगद है और जेवरात समेत बैंक बैलेंस में 5,63,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास 49 लाख रुपए की जमीन है और पत्नी के नाम पर 1,28,50,000 रुपए की जमीन और भवन है, घर है। जहाँ ये मास्टर मुजाहिद आलम के पास इतनी संपत्ति है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार में किए गए काम का श्रेय लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश जदयू कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव के नौकरी के दावे को साफ नकार दिया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने नीतीश को जवाब देते हुए कहा कि हमारे ही कहने पर मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख शिक्षकों की बहाली की है, 2 लाख और बहाली की प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर इकट्ठा भर के, जब नीतीश कुमार सोमवार को मीडिया से मुखातिब थे, उनसे पूछा गया था कि तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने बिहार में नौकरी दी है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल गलत। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के काम पर कहा कि हमने उनको कुछ दिन के लिए ही अपने साथ लाए थे, इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है, वह सिर्फ झूठा प्रचार करता है। बिहार की बेहतरी, विकास से लेकर के नौकरी देने, यानी कि सारा काम हमने किया है, जिसको जो मन में आए दावा करते रहते हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब हम गलत और भाजपा के लोग ठीक हो गए हैं। 2.5 महीने पहले तक तो वो हमारी पीठ ठोकते थे और सभी से यही कहते थे कि अब यही बिहार का भविष्य है, ऐसे ही संभालना है आगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम
उनके साथ थे तब वो बोलते थे कि नई पीढ़ी के लोग हैं, साथ आ गए हैं तो फिर सबको नौकरियां दे रहे हैं, कहते थे ये बात। और साथ ही ये भी कहते थे नीतीश कुमार जी की तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी इसका वादा था तो पूरा कर रहा है, अब यही आगे सब देखिएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आदरणीय नीतीश जी 1.5-2 महीने पहले ही तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को तू तराक और फिर तुम ताम कहते हुए थकते थे कि वो लोग खाली झूठे प्रचार प्रसार करते रहता है। इसके बावजूद भी अभी भी नीतीश कुमार जी मेरे सम्मानित अभिभावक हैं। खबर पूर्णिया से सामने आई है। आपको बता दूं कि पूर्णिया में साइबर अपराधी अगर ठगी करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि संचार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा एक चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर आम नागरिकों को साइबर ठगी के नियम से प्राप्त होने वाली फर्जी कॉल, व्हाट्सएप या फिर मैसेज के मामले में शिकायत करने की सुविधा प्रदान करती है। अगर किसी भी साइबर अपराधी द्वारा फोन कॉल, व्हाट्सएप या फिर मैसेज के माध्यम से साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, प्रतिरूपण के द्वारा साइबर ठगी आदि किया जाता है तो फिर शिकायत चक्षु पोर्टल पर कर सकते हैं। इसमें संदिग्ध सिम, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, KYC अपडेट, डीएक्टिवेशन के सरकारी अधिकारी अथवा रिश्तेदार के रूप में प्रतिरूपण, सेक्सटर्शन आदि से संबंधित कॉल आ सकते हैं। वहीं पर पुलिस अधीक्षक इरशाद आलम ने कहा है कि किसी भी समय अपराध की शिकायत इस पोर्टल पर आप कर सकते हैं बेझिझक। KDB लाइव के लिए पूर्णिया मोड़ से रिपोर्टर मोहम्मद नमान की खास रिपोर्ट। ऐसा मेरा क्रेज है कि देखिए 5-10 लोग में ही धक्का मुक्की हो रहा है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। आपको बता दूं कि वही रोहिणी आचार्य है जो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, जो सारण लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, और वह कह रही है कि मेरी जीत यहाँ से निश्चित है। आपको बता दूं कि कल मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोहिणी आचार्य गाड़ी पर बैठी हुई है और मीडिया से बातचीत करते हुए दिख रही है। तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि देखिए 5 लोग में ही धक्का मुक्की हो रही है, इतना मेरा क्रेज है, इतनी मेरी क्रेज है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य से जब पत्रकारों द्वारा बैठ लेने की कोशिश की गई तो फिर थोड़ी ठेलम ठेला हो गई, यानी कि धक्का मुक्की हो गई। मीडिया से बात करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि बताइए 5-10 लोग में ही धक्का मुक्की हो रहा है, इतना मेरा क्रेज है। अच्छा, मीडिया से रोहिणी आचार्य ने और क्या बातें कही है आप आगे इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, बिहार की सरकारी स्कूल हमेशा बदनाम रही है। जब बिहार के सरकारी स्कूल में सभी ये कहते हैं कि इसमें पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बच्चे जाते हैं, पढ़ाई तो दूर दूर तक कोई उसका नामो निशान भी नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ बिहार के सरकारी स्कूल भी अब बदल रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए नहीं जाते हैं बल्कि पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका एक जीता जागता सबूत आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में बच्चे इंग्लिश पर बात करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, 3 बच्चे हैं जो इंग्लिश में आपस में बात करते हैं। साथ ही साथ वीडियो में 1 मिनट जाने के बाद एक और बच्चे आते हैं और वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, और ये चारों बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। फिर बात करते करते अंत में क्लासरूम में चले जाते हैं। आपको बता दो कि इन बच्चों की हुलिये से आप पहचान सकेंगे कि ये बच्चे कोई अमीर घराने से नहीं है कि जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके आकर के उसके बाद सरकारी स्कूल में आए हैं सिर्फ क्लास पूरा करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बच्चों के हुलिये देख करके आप पहचान जाएंगे कि ये बच्चे काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। हालांकि सभी बच्चे ड्रेस कोड में नजर आते हैं, लेकिन ड्रेस कोड भी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए जो अमीर बच्चा जैसा पहनता है। जब बच्चे का हुलिया देख करके आप यही अंदाजा लगाएंगे कि ये बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और किसी गरीब फैमिली के हैं। जब इन चारों बच्चों का आपस में इंग्लिश में बात करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, या सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो वायरल हुआ है। अब हम इस वीडियो को वहां से लेकर के आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दो कि इस वीडियो को कोई और नहीं बल्कि जदयू नेता निखिल मंडल ने शेयर किया है। जहाँ आपको बता दो कि जदयू नेता बहुत बड़े नेता है जदयू के बिहार में, और स्टेट स्पोक पर्सन है, यानी कि प्रवक्ता है। और उन्होंने लिखा है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे अंग्रेजी में कमजोर नहीं होते हैं। आप आगे इस वीडियो को देखिए बच्चों का कि क्या क्या वो इंग्लिश में बात करते हैं। लोकसभा चुनाव है और प्रत्याशी जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वोट का चक्कर क्या क्या नहीं करवाना पड़ता है ये आप इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में राजीव प्रताप रूडी दिख रहा है आपको चाउमीन बनाते हुए। राजीव प्रताप रूडी जो सारण से सांसद हैं बीजेपी के, जब वो एक दुकान में जाते हैं और चाउमीन बनाते हैं, जब चाउमीन बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। आपको बता दूं कि राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने टिकट दी है और ये सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
और लालू प्रसाद यादव की बेटी इनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। आपको बता दूं कि प्रत्याशी एक एक वोट को लेकर के क्या क्या नहीं करते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। 5 साल तक अपना मुंह जनता को नहीं दिखाते हैं, लेकिन 5 साल बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको प्रत्याशी नजर आ जाएंगे और जनता की सेवा करने का वादा करेंगे। लेकिन जब जीत जाएंगे तो फिर जनता की सेवा तो छोड़िए, बस अपना सेवा में ही लगे रहते हैं 5 साल। उसके बाद फिर जनता के बीच जाएंगे और नाटक करेंगे। यही हाल चलता रहता है। अभी ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी चाउमीन बनाते हुए दिख रहे हैं। एक दुकान में जाते हैं, चुनावी प्रचार अभियान करने के दौरान एक दुकान में जाते हैं और चाउमीन बनाते हैं। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी एक पायलट भी है, जो हवाई जहाज उड़ाने का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ एक सांसद भी है जहाँ सारण क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से। राजीव प्रताप रूडी पर कुछ दिन पहले एम्बुलेंस घोटाले का भी आरोप लगा था। जहाँ आपको बता दें कि राजीव प्रताप के रूडी के ऊपर पप्पू यादव एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगाया था और कहा था कि राजीव प्रताप रूडी के पास बहुत सारे एम्बुलेंस हैं जो क्षेत्र में नहीं उतार रहे हैं और ये सभी घोटालेबाज का एम्बुलेंस, घोटाले का एम्बुलेंस है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट क्या कर रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं, 2-4 कमेंट पढ़ के। एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा कि आ गया है चुनाव का तमाशा करने, कुछ दिन विकास की बात करेंगे, झूठे झूठे सपने दिखेंगे, वादे करेंगे, फिर सो जाएंगे। सरकार को तो आदत है सोई रहेगी, जनता तुम तो जागो। वहीं पर एक और व्यक्ति ने कहा है कि जहाज भी उड़ाएंगे, आता है इनको, यही कर सकते हैं क्योंकि काम तो नील बटे सन्नाटा है भाजपाइयों का। वहीं पर एक व्यक्ति ने और कहा है कि अगला कार्यक्रम यही होगा। वहीं पर एक व्यक्ति और ने लिखा है कि एक पायलट को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। वहीं पर एक व्यक्ति ने लिखा कि ये आपके बस का नहीं है, जाइए आप प्लेन उड़ाइए। वहीं पर एक व्यक्ति ने लिखा है कि 5 साल में पहली बार जनता के बीच में मूर्ख बनाने फिर आ गया है एम्बुलेंस चोर। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में और ये भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं पर राजीव प्रताप रूडी भी दावा कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पूरे देश में 543 विधानसभा लोकसभा सीट है और 543 लोकसभा सीट में उम्मीदवार अपने बल पर नहीं जीतेंगे बल्कि मोदी की गारंटी के बल पर जीतेंगे। जब मोदी यानी कि मोदी है तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसकी ये वीडियो आगे देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं ये है ललन सिंह, जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेडीयू के सबसे सीनियर लीडर में से एक माने जाते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बगल में सबसे जो सीनियर जो लीडर है वो है ललन सिंह। और ललन सिंह अभी मुंगेर से ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ललन सिंह चुनाव प्रचार अभियान के तहत एक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और गाँव-गाँव जाकर के वोट मांग रहे हैं। इसी बीच ललन सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ललन सिंह रजनीगंधा दबा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। जी हाँ, जैसे आप देखे होंगे कोई भी अगर रजनीगंधा खाते हैं या फिर गुटखा खाता है तो वो बोलता कैसे है, या मुंह का जो थौड़ी है वो नीचे वाला थौड़ी उसको आगे करके तब बोलता है। उसी तरीके से ललन सिंह भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में ललन सिंह रजनीगंधा खाते हैं और वोट की अपील करते हैं। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि हम इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की सीनियर लीडर अशोभनी चौबे को टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव का टिकट कटने के बाद लोग अशोभनी चौबे की प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। जब कई लोग अशोभनी चौबे के नाराज होने की भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन सोमवार को अशोभनी चौबे ने टिकट कटने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ, हम शेर की तरह धारने वाले हैं। अशोभनी चौबे ने कहा कि हम सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। लोग कयास लगा रहे थे कि मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जल्द ही कुछ नया होगा। मैंने कभी भी अपने लिए या फिर परिवार वालों के लिए हाथ नहीं फैलाया है। दोस्तों, अगर हमारे बिहार पर गौर किया जाए तो ये हमारे बिहार अच्छे से ज्यादा अपनी नेगेटिव इमेज के लिए जानी जाती है, नेगेटिव पहचान के लिए जानी जाती है। घोटाले और शराब तस्करी के अलावा कई अन्य चीजों की वजह से बिहार बदनाम होता रहा है, लेकिन बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी हम आपको एक ऐसी ही टैलेंटेड बिहारी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस शख्स ने प्रोफेसर की जॉब छोड़ करके अपने गाँव में कारोबार करने का फैसला किया। इस शख्स ने कारोबार कोई ऐसा वैसा नहीं किया, बल्कि गाँव के लोग जिस मकई
के छिलके को कचरा समझ करके खेतों में फेंक देते थे, उसी से शख्स ने लाखों रुपए कमाया है। इन छिलकों से वे नेचुरल कप प्लेट्स बनाता है। आज के समय में ज्यादातर डिस्पोजल कप प्लेट ही देखने को मिलते हैं, जिसे उपयोग करके फेंक दिया जाता है। इन्हें प्लास्टिक से ज्यादातर बनाया जाता है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले मोहम्मद नाज औजेर है, जो कि मक्के के छिलके से कप प्लेट बनाते हैं। जब उनके इस आइडिया ने लोगों का ध्यान खींचा है। जब मोहम्मद नाज औजेर ने अपनी प्रोफेसर की जॉब छोड़ करके इस स्कीम की शुरुआत की थी, तब कई लोगों ने इसका मजाक बनाया था, लेकिन इस बिजनेस के कारण वे अब लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं, लखपति बन गए हैं। जी हाँ, ये हमारे बिहार के टैलेंट। दोस्तों, बिहार के हजारों कर्मचारियों और फिर रिटायर कर्मियों के घर ईद के दिन खुशियां नहीं मनाई जाएगी। कर्मचारियों को ईद के मौके पर वेतन नसीब नहीं होगा। जब पेंशन के सहारे जी रहे रिटायर कर्मचारियों अधिकारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब कसूरवार हैं। जब कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ पेंशनरों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन सजा उन्हें ही भुगतनी पड़ रही है। आपको बता दो कि ये हाल है बिहार के यूनिवर्सिटी और फिर कॉलेज में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों का। उन्हें ईद के मौके पर भी वेतन नहीं मिलेगा। जब पेंशन के पैसे से जी रहे रिटायर्ड कर्मचारियों और फिर शिक्षकों को भी पेंशन नहीं मिलेगा। जब कई महीने से वेतन और फिर पेंशन रुका हुआ है, लेकिन चूंकि के पाठक जी नाराज हैं, इसलिए ना तो वेतन मिलेगा और ना ही पेंशन। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विश्वविद्यालयों का खाता फ्रीज कर दिया है। बैंकों को पत्र लिखकर के सारे यूनिवर्सिटी का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी और फिर कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारियों और फिर शिक्षकों के लिए फरवरी महीने का वेतन तो भेज दिया गया है, लेकिन सरकार ने ही खाता फ्रीज कर रखा है। लिहाजा यूनिवर्सिटी का खाता फ्रीज होने के कारण इस कर्मचारियों और फिर शिक्षकों के बीच बटा नहीं जा सकता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर इस समय बिहार में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वह अपने दल का गठन करेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या बिहार में लालू की, राजद और नीतीश की, जदयू के अलावा भाजपा, वाम दल और कांग्रेस के पास कितनी जगह है, तो उन्होंने कहा है कि किसी अन्य राज्य की तुलना में बिहार में सभी दलों के पास जगह है। उन्होंने कहा है कि लालू और फिर नीतीश के इर्द गिर्द लगभग समान संरचनाएं 35 वर्षों से बनी हुई है। उनकी विचारधारा कमोबेश समान है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि सामाजिक न्याय, समाजवाद और जंगल राज जैसे मुद्दे इन सभी वर्षों में मौजूद रहे। जनसुराज के सूत्रधार ने आगे कहा कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर सबसे ज्यादा है। इन 35 सालों में कोई भी बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है। जब अपने अभियान का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पहले राजनीतिक दलों और फिर उनके नेताओं को सलाह दे रहे थे, लेकिन वे अब सीधे लोगों से संवाद कर रहे थे। लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें अपने मुद्दे उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की जयंती पर जनसुराज यात्रा की, तो उन्होंने हर ब्लॉक में 20 सही लोगों की पहचान करने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली है। जब 2500 से 3000 के बीच लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार थे और इसके संस्थापक सदस्य बने। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे अब तक राज्य के 60% हिस्सों की यात्रा कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया है कि अगर उनका दल बनता है तो फिर उसमें वे खुद को किस भूमिका में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद को कुम्हार मानता हूं, जो एक अच्छी मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर रहा है।